वेलकम टू देवकी सिविल एकेडमी। देवकी सिविल एकेडमी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम अपने उत्तराखंड के कुमाऊं वाले भाग में चंद राजवंश की यहाँ पे कहानी देख रहे थे, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से लास्ट जो हमारा कुमाऊं का अंतिम कत्यूरी शासक था, जिसका नाम हमने देखा था ब्रह्मदेव, किस तरीके से उसकी यहाँ पे हत्या कर दी जाती है और उसके बाद नया वंश स्थापित कर दिया जाता है सोमचंद द्वारा, ठीक है। तो सोमचंद ने यहाँ पे जब नया वंश स्थापित किया, हमारे जो कुमाऊं वाला भाग है, इस तरीके से ये हमारा उत्तराखंड है, इसमें हम जानते हैं जो पूर्व वाला जो भाग रहता है वो रहता है कुमाऊं का, और जो पश्चिमी जो भाग रहता है ये वाला वो रहता है गढ़वाल का, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको समझाया था किस तरीके से ये काली कुमाऊं वाला जो क्षेत्र है, जिसे हम वर्तमान में चंपावत जिसे हम कहते हैं, तो किस तरीके से यहाँ पे सोमचंद ने एक नए राजवंश की स्थापना की थी, जिसे हमने जाना था किस नाम से, जिसे हमने कहा था क्या है, चंद वंश, ठीक है। जिसका प्रथम शासक मैंने आपसे कहा था कि कौन है, सोमचंद है। इसी के साथ साथ मैंने आपको यह भी बताया था कि सोमचंद ही इस जो राजवंश है चंद वंश इसका संस्थापक है, ठीक है जी। उसके बाद फिर कल के वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी कि किस तरीके से सोमचंद के बाद यहाँ पे अनेक राजा है, जिस क्रम में हमने आत्मचंद भी देखा था, जिस क्रम में हमने यहाँ पे इंद्रचंद भी देखा था, जो रेशम के कीड़े लेके आया था नेपाल से, और प्रथम कारखाना हमारे कुमाऊं का ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड का पहला कारखाना इसने स्थापित किया था चंपावत वाले एरिया में, ठीक है जी। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा यहाँ पे राजा रहने वाला है, आज हम बात करके चलेंगे यहाँ पे थोहर चंद की, ठीक है। आज हम जो राजा देख के चलेंगे वो चलेंगे थोहर चंद, ठीक है। तो इससे पहले हमने बात की थी यहाँ पे त्रिलोक चंद की, ठीक है, त्रिलोक चंद की हमने बात की थी, जिस क्रम में मैंने आपसे कहा था भैया त्रिलोक चंद क्या है, एकमात्र ऐसा पहला शासक है जिसने क्या किया था, साम्राज्य विस्तार किया था। मैंने आपको समझाया था कि भाई अभी तक जो चंद थे वो रह रहे थे केवल कहां, काली कुमाऊं वाले क्षेत्र में, यानी चंपावत वाले क्षेत्र में। पहला ऐसा शासक आया त्रिलोक चंद, इसने क्या किया भाई, इसने जो है यहाँ पे जो इसके बाद हमारा थोड़ा सा नैनीताल वाला भाग भी इसने क्या कर दिया, अपना साम्राज्य विस्तार कर दिया। यानी इसका जो अभी तक चंद रह रहे थे केवल चंपावत काली कुमाऊं वाले क्षेत्र में, वो चंद अब आ चले हैं थोड़ा सा नैनीताल वाले भाग में भी, ठीक है। तो यानी चंदों का यहाँ पे साम्राज्य विस्तार हो चला है, ठीक है जी। ये हमने बात की थी कल के वीडियो लेक्चर में। आज हम थोड़ा सा वीडियो को आगे बढ़ा के चलते हैं। आज हम यहाँ पे बात करके चलेंगे थोहर चंद के बारे में, ठीक है जी। थोहर चंद की हम बात करके चलते, देखिए थोहर चंद जब मैंने यहाँ पे चंद वंश स्टार्ट किया था तब भी मैंने आपको बताया था कि कुछ इतिहासकारों के अनुसार यहाँ पे जो थोहर चंद है ये क्या है भैया, ये चंद वंश के संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा, मैंने कहा कुछ इतिहासकार, ठीक है, कुछ हमारे पास जो इतिहासकार हैं, ठीक है, कुछ इतिहासकारों के अनुसार, ठीक है, कुछ इतिहासकारों के अनुसार जो थोहर चंद है, ठीक है, थोहर चंद, इसको क्या माना जाता है, इसको चंद वंश का इसे संस्थापक माना जाता है, ठीक है, संस्थापक माना जाता है। लेकिन मैंने आपको साथ ही साथ ये भी बताया था कि भैया लेकिन आयोग इस बात को नहीं मानता। ये भी मैंने आपको कल के वीडियो लेक्चर में बताया था, भाई कुछ इतिहासकार मानते तो हैं, जैसे यहाँ पे मैं नाम लेके चलूं तो भैया जो हमारे पास हर्षदेव जोशी है, ठीक है, हर्षदेव जोशी जो हमारे पास यहाँ पे हैं, ये कहते हैं भैया जो चंद वंश है उसका संस्थापक सोमचंद न हो के कौन है, थोहर चंद है, ठीक है। यानी यही पहला राजा चंद वंश का और यही इसका संस्थापक है, जबकि हमारे आयोग ने इस बात को यहाँ पे नकारा हुआ है, ठीक है जी। अब अगला राजा, इसके बारे में बस इतनी सी बात हमारे पास जानने लायक है थोहर चंद के बारे में, ठीक है। अगला राजा देख के चलते, अभी थोहर चंद के बाद हमें जो यहाँ पे देखने के लिए मिलता है वो मिल जाता है भैया अभय चंद, ठीक है। अब यहाँ पे जो अभय चंद आता है वो हमारे लिए थोड़ा सा इंपोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। बात करके चलते भैया अभय चंद की। देखिए अभय चंद, मैंने जब यहाँ पे चंद वंश स्टार्ट किया था तब भी मैंने आपसे कहा था
कि भैया जो हमें प्रमाण मिलते हैं, जो साक्ष्य में मिलने शुरू होते हैं, वो होते चंद वंश के अभय चंद से। ठीक है, यानी अभय चंद पहला ऐसा शासक है जिसके हमें यहाँ पे लिखित साक्ष्य मिले हुए हैं, जिसके हमें यहाँ पे लिखित प्रमाण मिले हुए। ठीक है, तो भैया मैंने क्या कहा, जो अभय चंद है इसके बारे में मैंने क्या बताया, इसके हमें पहला ऐसा राजा है। ठीक है, पहला राजा जिसके हमें क्या है, जिसके हमारे पास क्या है, जिसके लिखित साक्ष्य हमारे पास है। ठीक है, लिखित साक्ष्य जिसे हम एविडेंस बोलते हैं, लिखित साक्ष्य प्राप्त है। ठीक हो गया, अभय चंद क्या भैया पहला ऐसा शासक है जिसके हमारे पास क्या है, लिखित साक्ष्य हमें मिले हुए हैं, लिखित जो हमारे पास सबूत इसके मिले हुए हैं। ठीक है जी, साथ ही साथ इसके समय में मोहम्मद बिन तुगलक का आक्रमण भी हुआ था। ठीक है, दूसरी बात क्या बताई मैंने, इसके समय में मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी जिसे हम बोलते हैं, इसका क्या हुआ था भैया, इसका आक्रमण हुआ था। ठीक है, इसका आक्रमण भी हुआ था। ये होगी भैया दो बातें इसके बारे में, जिसमें मैंने कहा पहली बात क्या बताई, मैंने कहा अभय चंद की हमें पहली जो बात थी इंपोर्टेंट वो ये थी कि भैया ये क्या था, ये ऐसा पहला शासक था जिसके हमें क्या मिले थे, लिखित साक्ष्य मिले हुए थे। दूसरी बात मैंने कही थी भैया इसके शासनकाल में क्या हुआ था, हमारे उत्तराखंड में मोहम्मद बिन तुगलक का क्या हुआ था, आक्रमण हुआ था। ठीक है जी, तीसरी बात बता के चलता हूं इसके बारे में अभय चंद की, जो यहाँ पे तीसरी बात है वो ये कि भैया जो अभय चंद है इसका बेटा हमें देखने के लिए मिलता है। इसका जो बेटा था, जो हमारे पास अभय चंद है, इसका जो बेटा था वो था कौन, वो था भैया ज्ञानचंद। कौन था इसका बेटा, इसका बेटा था ज्ञानचंद। यानी आपको समझ में आ गया होगा कि अगला राजा हम पढ़ने के चलेंगे कौन सा, ज्ञानचंद। ठीक है, अगला राजा हम यहाँ पे देख के चलते हैं कौन सा, ज्ञानचंद। तो भैया ज्ञानचंद हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ज्ञानचंद की हम बात करेंगे और इसी को ही हम कहते हैं क्या, गरुड़ ज्ञानचंद। ठीक है, गरुड़ ज्ञानचंद। अभी समझा के चलता हूं क्या है ज्ञानचंद और गरुड़ क्यों कहा गया ऐसे। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, जब हमारे पास उत्तराखंड में हम जानते हैं भैया जो हमारे पास चंद वंश है ये कहां थे, ये हमारे पास काली कुमाऊं वाले क्षेत्र में थे। ठीक है जी, तो यहां पे हमारे पास जो कुमाऊं का ये भाग है इसमें हमारे पास चंद रहा करते। चंदों में कौन बैठा हुआ था, चंदों में बैठा था कौन, ज्ञानचंद। कौन बैठा था, ज्ञानचंद। ठीक है, समझ के चलते हैं भैया, जब यहां पे चंदों की गद्दी में ज्ञानचंद बैठा हुआ था तो इसके समय में एक सन आता है। इसके समय में इसका जो यहाँ पे पहले टाइम पीरियड मैं बता देता हूँ, जो यहाँ पे ज्ञानचंद इसका जो समय काल यहाँ पे रहता है वो 1374 से लेके 1416 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है। ठीक है भैया, जिसके शासनकाल इंपोर्टेंट है उनके वो शासनकाल लिखाते हुए यहाँ पे चल रहा हूं, उनका टाइम पीरियड यहाँ पे लिखाते हुए चल रहा हूं। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि भैया जो ज्ञानचंद है या फिर जिसको हम गरुड़ ज्ञानचंद भी कहते हैं, इसका जो टाइम पीरियड है मैंने कहा 1374 ईस्वी से 1416 ईस्वी तक इसका समय काल टाइम पीरियड है। ठीक है, अब समझ के चलते कि जब इस समय पे यहाँ पे क्या था भैया, ये गद्दी पे बैठा हुआ था। ठीक है, ये गद्दी पे बैठा हुआ था तो यहाँ पे एक सन आता है। ठीक, जब ये गद्दी पे बैठा ठीक उसके एक साल बाद यानी एक सन आता है 1375। ठीक है, 1375 में क्या होता है भैया, यहाँ पे जो हमारे पास एक क्षेत्र पड़ता है हमारे कुमाऊं के ठीक नीचे, बरेली। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो बरेली है, देखिए बरेली से क्या होता है भैया, इस पे आक्रमण हो जाता है किसका, रोहेलों का। ठीक है, रोहेलों का इसमें क्या हो जाता है, आक्रमण हो जाता है। यानी रोहेल जो है यहाँ बरेली से क्या करते हैं, इसमें आक्रमण कर देते हैं। कब करते हैं, ठीक इसके राजा बनने के एक साल बाद यानी 1375 में। अब भैया बात यह है कि जब इस पर रोहेलों का आक्रमण होता है तो भाई इसके साथ इसका जो सेनापति होता है, बहुत यहाँ पे नाम बहुत फेमस आपने सुना होगा, इसका जो सेनापति होता है, ठीक है, इसका जो यहाँ पे सेनापति होता है कौन, नीलू कठायत। नीलू कठायत। हमारे कुमाऊं की बात करें या फिर गढ़वाल की बात करें, फिर पूरे उत्तराखंड के हम यहाँ पे इतिहास की बात करें तो भाई नीलू कठायत ऐसा बंदा है जो बहुत ज्यादा क्या था, राजभक्त था। ठीक है, अपनी राजा के लिए, अपने प्रजा के लिए, अपने राज्य के लिए ये क्या कर सकता था भैया, अपनी जान तक देने को ये बंदा तैयार रहता था। यानी राजभक्त के रूप में जाना जाता है नीलू कठायत को। ठीक है, बहुत बार पूछा भी गया भाई कुमाऊं का राजभक्त कौन था, तो नीलू कठायत वो था। आप समझ के चलते देखिए यहाँ पे भाई नीलू कठायत जो सेनापति
किसका? ज्ञानचंद का। अब जब यहाँ पे 1375 में रोहेलों ने आक्रमण किया ज्ञानचंद पे, तो बड़ी बहादुरी से लड़ता है यहाँ पे कौन? नीलू कठायत। नीलू कठायत बड़ी बहादुरी से लड़ता है रोहेलों से, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, समय के साथ साथ जब बहुत लंबे समय तक युद्ध चलता है तो भी यहाँ पे कमजोर पड़ जाती है चंद सेना। क्यों पड़ जाती है? क्योंकि भैया अभी अभी यहाँ पे स्थापना हो रखी है और यहाँ पे अभी अभी थोड़ी देर पहले त्रिलोक चंद ने यहाँ पे इसका विस्तार कर रखा है और इतने से यहाँ पे चंद वंश है हमारे पास, और रोहेलों का जो यहाँ पे साम्राज्य था काफी ज्यादा इनकी शक्तिशाली सेना थी, तो भाई यहाँ पे ढीले पड़ने लग गए कौन? चंद वंश। ठीक है, अब देखिए जब यहाँ पे ज्ञानचंद ढीला पड़ने लग गया, नीलू कठायत ढीला पड़ने लग गया, तो यहाँ पे जो हमारे पास है ज्ञानचंद, ठीक है, जो गद्दी पे बैठा हुआ ज्ञानचंद भैया यहां से ये भाग जाता है। ठीक है, यहां से ये भाग जाता है और पहुंच जाता है कहां? दिल्ली। ठीक है, यहां से भी ज्ञानचंद भाग जाता है और पहुंच जाता है दिल्ली। दिल्ली की गद्दी में उस समय एक बंदा बैठा हुआ होता है जिसका नाम होता है, अगर टाइम पीरियड से आप मैच करेंगे तो यहां बैठा होता है कौन? फिरोज शाह तुगलक। कौन बैठा रहता है? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तुगलक यहां पे दिल्ली की गद्दी में बैठा हुआ रहता है। ठीक है जी, अब देखिए समझ लीजिए यहां पे क्या हुआ, यहां पे जब रोहेलों ने आक्रमण किया 1375 पे ज्ञानचंद पे, तो भाई ज्ञानचंद का जो नीलू कठायत सेनापति है बड़ी बहादुरी से ये लड़ा। ठीक है, बड़ी बहादुरी से लड़ता, लेकिन समय के साथ साथ इनकी जो चंद वंशीय सेना है ये कमजोर पड़ने लग जाती है। भाई जब सेना कमजोर पड़ने लग गया तो ज्ञानचंद को यही ठीक लगा कि ये क्या हो गया, यहां से भाग के कहां चला गया? दिल्ली, यानी फिरोज शाह तुगलक की शरण में चला गया। और भाई जब यहां पे इसकी शरण में चला गया तो फिरोज शाह तुगलक क्या करता है, यहां पे क्या करता भैया, इसको एक उपाधि देता है। ठीक है, इसको एक उपाधि देता है जो कौन सी है, जो है भैया यहां पे कौन सी? गरुड़ की। ठीक है, इसको एक गरुड़ की उपाधि देता है। कौन देता है? फिरोज शाह तुगलक। कई बार एग्जाम में पूछा गया भैया कि ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि किसने दी है, या फिर ज्ञानचंद को फिरोज शाह तुगलक ने कौन सी उपाधि दी है, तो दोनों का आंसर यहां पे क्या हो जाएगा कि ज्ञानचंद को फिरोज शाह तुगलक ने गरुड़ की उपाधि दी थी। ठीक है, अब समझ के चलते हैं भाई यहां पे इसको उपाधि मिल चुकी है किसकी? गरुड़ की। तो अब इसका नाम क्या हो गया? ज्ञानचंद ना होके गरुड़ ज्ञानचंद इसका यहां पे नाम हो चला है। ठीक है, अब समझ के चलते कि जब इसका नाम यहां पे गरुड़ ज्ञानचंद हो गया और यहां पे क्या होता है, पहला ऐसा शासक था। देखिए समझ के चलते हैं, यहां पे इसका पहला ऐसा शासक है हमारे कुमाऊं का, या फिर यूं कहूं चंद वंश का, जो क्या होता है भैया, जो दिल्ली जाता है और यहां पे क्या लेता है? मदद लेता है, जो अपनी हेल्प के लिए क्या कहां जाता है? दिल्ली जाता है। पहला एकमात्र ऐसा शासक हो जाता है कौन? ज्ञानचंद। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या होता है, जब यहां से ये वापस आ जाता है भाई यहां पे, तो यहां पे तब तक ये इसकी मदद करते हैं। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक इसकी मदद करता है और रोहेलों को यहां से खदेड़ दिया जाता है। अब भैया जब ज्ञानचंद वापस आ जाता है अपने राज्य पे, यानी कालीकुमा वाले एरिया पे, उसके बाद जो ज्ञानचंद भैया नीलू कठायत की बहादुरी देख के, नीलू कठायत की बहादुरी देख के नीलू कठायत को भी ये ज्ञानचंद एक उपाधि देता है। जो उपाधि क्या रहती है भाई? जो उपाधि रहती है, यहां पे लिख के चलता हूं, जो उपाधि रहती है क्या? कुमैया खिल्लत की। ठीक है, कुमैया खिल्लत की पूछा गया एग्जाम में भैया, कुमैया खिल्लत जो उपाधि है नीलू कठायत को किसने दी थी? तो भैया दी थी किसने? ज्ञानचंद ने। ठीक है, तो नीलू कठायत को भैया उपाधि मिल चुकी है कुमैया खिल्लत की। इसके साथ साथ यहाँ पे इसको यहाँ पे रौत भूमि भी दान में दी जाती है। ध्यान रखिएगा, कौन सी भूमि? रौत भूमि। रौत भूमि भी ज्ञानचंद द्वारा नीलू कठायत को क्या दी जाती है? दान में दी जाती है। अच्छा, रौत भूमि होता है क्या भैया? वीरता के लिए, युद्ध में वीरता के लिए दिए जाने वाली भूमि। ठीक है, युद्ध में वीरता के लिए दिए जाने वाली भूमि। ठीक है, दिए जाने वाली भूमि को क्या कहा करते थे वो लोग? रौत भूमि। ठीक है, तो भैया यहां पे नीलू कठायत की बहादुरी को देख के दो काम यहां पे कर दिए गए हैं। पहला, जो नीलू कठायत है उसे भैया उपाधि दे दी गई है किसकी? कुमैया खिल्लत की। दूसरा भैया इसको यहां पे दे दी गई है रौत भूमि। और रौत भूमि क्या होता है? कहा मैंने आपसे कहा भैया यहां पे युद्ध में उस समय वीरता के लिए जो भूमि दी जाती थी उपहार स्वरूप, उसे कहा जाता था रौत भूमि। ठीक है जी, इतना आपको यहां पे समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब समझ के चलते भैया यहां पे क्या होता है, देखिए जब यहां पे उपाधि भी मिल चली है किसको? नीलू कठायत को। जमीन भी मिल चली है उपहार स्वरूप, नीलू कठायत को किसने दी है? ज्ञानचंद ने।
अब देखिए होता क्या है, यहाँ पे ज्ञानचंद का एक दोस्त रहता है, ठीक है, ज्ञानचंद का एक मित्र होता है जिसका नाम होता है भैया क्या, जिसका नाम होता है कसम लेखी, ठीक है, क्या नाम होता है, कसम लेखी। ये कौन होता है, ये कहा मैंने आपसे, ज्ञानचंद का एक मित्र होता है, काफी अच्छा मित्र होता है ज्ञानचंद का, जिसका नाम क्या होता है, कसम लेखी। अब समझना, यहाँ पे भैया ज्ञानचंद का जो सेनापति है, ज्ञानचंद ने उसको यहाँ पे उपाधि भी दे दी है और साथ ही साथ रौत भूमि भी दान में दे दी है। तो भैया यहाँ पे दिक्कत होने लग जाती है किसको, कसम लेखी को। किसको दिक्कत होने लग जाती है, कसम लेखी को, यानी ज्ञानचंद का जो दोस्त है उसको दिक्कत होने लग जाती है कि भैया यहाँ पे उसके रहते हुए उपाधि दे दी गई है सेनापति नीलू कठायत को, इसके रहते हुए रौत भूमि दान में दे दी गई है नीलू कठायत को। तो भैया बड़ी समस्या हो जाती है कसम लेखी को। अब भैया होगा क्या, जब समस्या होती है तो उसका फिर एक ही निवारण होता है, क्या, युद्ध। तो भैया यहाँ पे कसम लेखी और नीलू कठायत के बीच में क्या हो जाता है, एक युद्ध हो जाता है, ठीक है। भाई जब यहाँ पे कसम लेखी को दिक्कत होने लगती है तो नीलू कठायत पे क्या कर देता है, ये आक्रमण कर देता है, किस पे, नीलू कठायत पे, ठीक है, समझ के चल। देखिए यहाँ पे कसम लेखी ने भैया नीलू कठायत पे आक्रमण कर दिया और मैंने आपको बताया कि भैया नीलू कठायत राजभक्त तो था ही था और साथ ही साथ एक अच्छा योद्धा भी था। अभी अभी भैया यहाँ पे बड़े बहादुरी से लड़ा हुआ था, किसके साथ, रोहेलो के साथ, ठीक है जी, रोहेलो के साथ बड़ी बहादुरी से लड़ा हुआ था, इसीलिए इसको यहाँ पे उपाधि भी दी गई कुमैया खिल्लत की, साथ ही साथ यहाँ पे इसे भूमि भी दी गई, रौत भूमि। अब भैया जब यहाँ पे कसम लेखी और नीलू कठायत के बीच युद्ध हुआ तो जायज सी बात है, इसमें कौन जीतेगा, नीलू कठायत जीतेगा। कौन जीतेगा भैया, इन दोनों के बीच युद्ध हुआ तो इसमें कसम लेखी मारा गया, इसमें क्या हो गया भैया, कसम लेखी मारा गया और कौन जीता, नीलू कठायत की जीत हुई। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, नीलू कठायत की जीत हुई, लेकिन समस्या ये होगी जब पता चला भैया ज्ञानचंद को, क्या, जब पता चला ज्ञानचंद को कि भैया उसके जो खास दोस्त है, उसका जो खास मित्र है कसम लेखी, उसको मार दिया गया है उसी के सेनापति नीलू कठायत द्वारा, ठीक है। भैया पता चल जाता है यहाँ पे अब ज्ञानचंद को कि भैया इसका जो यहाँ पे खास मित्र है कसम लेखी, इसको मार दिया इसी के सेनापति नीलू कठायत द्वारा। अब भैया क्या होता है, यहाँ पे जो हमारे पास बहुत गुस्सा आता है ज्ञानचंद को, क्यों, क्योंकि भैया इसके मित्र को मार दिया गया है नीलू कठायत द्वारा। तो भैया जब यहाँ पे ज्ञानचंद को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो ये क्या कर देता है, यहाँ पे नीलू कठायत को मार देता है, ठीक है, भरी प्रजा में नीलू कठायत को यहाँ पे इसका गला काट देता है। साथ ही साथ इसके नीलू कठायत के दो बेटे होते हैं, ठीक है, नीलू कठायत के मैंने कहा इसके दो बेटे होते हैं, नीलू कठायत, ठीक है, जो नीलू कठायत भैया इसके यहाँ पे दो बेटे होते हैं, इन दोनों बेटों की क्या कर दी जाती है, यहाँ पे आंखें फोड़ दी जाती है, किसके द्वारा, ज्ञानचंद के द्वारा, ठीक है। तो ज्ञानचंद को बहुत भयंकर गुस्सा आता है कि भैया इसके रहते हुए बिना इसकी आज्ञा के, बिना इससे पूछे सीधे मार दिया गया इसके परम मित्र कसम लेखी को नीलू कठायत द्वारा, ठीक है। तो भाई यहाँ पे बड़ा गुस्सा आता है ज्ञानचंद को और ज्ञानचंद क्या कर देता है, सबसे पहले तो भैया नीलू कठायत को भरी सभा में इसका गला काट देता है, साथ ही साथ उसी सभा में यहाँ पे जो दो बेटे होते हैं नीलू कठायत के, उनके दोनों बेटों की आंखें फोड़ दी जाती हैं, ठीक है। ये कहानी थी भैया किसकी, ये कहानी थी गरुड़ ज्ञानचंद की, ठीक है। अभी नाम आगे और आएगा नीलू कठायत का। नीलू कठायत मर गया लेकिन इसके जो यहाँ पे वंशज चलता है, हम पूरे उत्तराखंड के इतिहास में देशभक्त के नाम से जानते हैं भैया, पूरे जो राजभक्त के नाम से जानते हैं नीलू कठायत को, यही आगे बार बार हमें सुनने के लिए मिलेगा, ठीक हो गया भैया। ये कहानी थी किसकी, नीलू कठायत और हमने देखा ज्ञानचंद की, ठीक है जी। ये बात होगी भैया ज्ञानचंद की। अब ठीक इसके बाद अगला राजा जो हमें देखने के लिए मिलता है वो मिलता है भैया कौन, हरिचंद, ठीक हो गया। अब भैया ज्ञानचंद हमने देख लिया, अगला राजा जो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे लिख के चलता हूं, अगला राजा जो हमें देखने के लिए मिलता है वो मिलता कौन, वो मिलता भैया हमें कौन, हरिचंद, ठीक है। अब हमें अगला राजा मिलता है हरिचंद। हरिचंद के बारे में यहाँ पे मात्र दो बातें जानने योग्य है। पहला तो ये कि भैया ये क्या था, ज्ञानचंद का पुत्र था, किसका पुत्र होगा, ज्ञानचंद का, गरुड़ ज्ञानचंद का, ठीक है। इसका जो पुत्र था किसका, गरुड़ ज्ञानचंद का जो पुत्र था वो कौन था, हरिचंद था। यानी लिख के चलता हूं भैया हरिचंद के बारे में मैंने कहा दो बातें यहाँ पे। पहला क्या कि भैया ये पुत्र है किसका, ये पुत्र है भैया ज्ञानचंद का, गरुड़ ज्ञानचंद का। दूसरी बात ये कि भैया ये केवल 1 साल के लिए गद्दी पर बैठा, यानी 1 वर्ष के लिए क्या किया गया,
ये शासक रहा। ठीक है, ये मात्र दो बातें इसके लिए जानने योग्य। पहला क्या कहा मैंने, पहला कहा भैया ये ज्ञानचंद का पुत्र था, और दूसरा ये केवल 1 वर्ष के लिए गद्दी पे बैठा हुआ था। कौन, हरिचंद। ठीक है जी, अब बात करके चलते हैं भैया आज का अपना आखिरी राजा, जिसमें हम बात करके चलेंगे उद्यान चंद की। ठीक है, अगला राजा हम देख के चलते हैं जिसमें हम बात करेंगे किसकी, उद्यान चंद की। ठीक है जी, उद्यान चंद। ठीक हो गया, उद्यान चंद की हम बात करके चलते हैं। देखिए यहां पे भैया जब ज्ञानचंद ने, देखिए अब एक चीज समझिए, उद्यान चंद के बारे में पहली बात तो ये हो जाएगी कि भैया ये जो हमारे पास रहा उद्यान चंद किसका बेटा होगा, हरिचंद का। समझ के चलते देखिए कहानी हुआ क्या, जब यहाँ पे ज्ञानचंद जो इसका शासनकाल था वो कितना बताया मैंने, 1374 से लेकर 1416 तक, यानी लगभग आप देखेंगे तो भैया ये जो रहा हमारे पास लगभग 40 साल ये कुमाऊं की गद्दी पे बैठा रहा। तो यानी ये जो हमारे पास ज्ञानचंद, गरुड़ ज्ञानचंद भैया, ये क्या था, सबसे, ठीक है, सबसे लंबे समय तक कुमाऊं की गद्दी पे बैठने वाला शासक था। ठीक है, कुमाऊं की गद्दी पर बैठने वाला शासक। ठीक है, अभी तक जितने भी हमने राजा देखे, कोई 2 साल के लिए रहा तो कोई 4 साल के लिए, कोई 10 साल के लिए, लेकिन जो ज्ञानचंद है पूरे 40 साल तक ये गद्दी पे बैठा रहा, तो कुमाऊं की गद्दी पर बैठने वाला शासक था। ठीक है, वाला शासक था कौन, ये था भैया गरुड़ ज्ञानचंद। आप देख रहे होंगे टाइम पीरियड इसका कब से कब तक रहा, 1374 से लेके 1416 तक, यानी 40 साल तक लगभग ये क्या बैठा रहा, कुमाऊं की गद्दी पे बैठा रहा। अब देखिए 40 साल तक ये बैठा, फिर भैया इसका जब 40 साल तक ये बैठा तब इसका बेटा आया होगा कौन, हरिचंद। अब हरिचंद आया भैया, हरिचंद भी यहाँ पे आते आते बुढ़ा हो गया होगा। क्यों भाई 40 साल तक तो यही बैठ गया, उसके बाद मात्र 1 वर्ष का इसको समय मिला यहाँ पे गद्दी पे बैठने का, और इसके बाद इसका बेटा आ जाता गद्दी पे बैठने के लिए, कौन, उद्यान चंद। ठीक है, कौन आया था भैया, उद्यान चंद। अब भैया उद्यान चंद के बारे में 3-4 बातें हैं, इसको देख के चलते हैं कि कौन कौन सी ये बातें हैं। ठीक है भाई, पहली बात तो ये हो जाती है, जो उद्यान चंद भैया ये बेटा है किसका, भाई मैंने कहा ये बेटा है किसका, हरिचंद का। किसका, हरिचंद का, पहली चीज। दूसरी बात भाई इसका बेटा है और इसका बाप ये है, तो इसका मतलब ये पोता है। ठीक है, ये पोता है किसका, गरुड़ ज्ञानचंद का। ठीक है, गरुड़ ज्ञानचंद का। ठीक है जी, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि भैया बेटा है हरिचंद का, तो फिर पोता हो जाएगा गरुड़ ज्ञानचंद का। ठीक है, अब समझ के देखिए अब क्या हुआ, जब थोड़ी देर पहले, कुछ समय पहले यहाँ पे गरुड़ ज्ञानचंद ने नीलू कठायत को मारा था, साथ ही साथ उसके दोनों बेटों की आंखें फोड़ी थी, तो भैया उस समय हाथ था किसका, उद्यान चंद का। उस समय उस घटना में भी हाथ था किसका, उद्यान चंद का, यानी उद्यान चंद भी उस जो काम है उसमें सम्मिलित वहां पे रहा था। तो यानी मैंने क्या कहा भैया, जो हमारे पास नीलू कठायत है इसको मारने में भी इसका हाथ था। ठीक है, नीलू कठायत को, ठीक है, नीलू कठायत को मारने में भी, ठीक है, मारने में इसका हाथ था। अब समझ के चलते देखिए, जब इसका हाथ था भैया तो क्या हो गया, समय के साथ साथ ये क्या हो गया, इसे अपनी जो गलती थी उसका बड़ा पश्चाताप हुआ। ठीक हो गया, फिर इसको बड़ा पश्चाताप हुआ कि भाई नीलू कठायत को तो मारा ही मारा, साथ ही साथ उसके दोनों बेटों की आंखें फोड़ दी, तो भाई बड़ा पश्चाताप हुआ किसको, उद्यान चंद को। ठीक है, जब इसे पश्चाताप होता है तो भाई इसे पश्चाताप होने के बाद क्या होता है, देखिए इसको पश्चाताप होता है और साथ ही साथ इसे बड़ा पछतावा होता है। ठीक है, अपनी गलती पे बड़ा पछतावा होता है इसे, इसलिए ये क्या करता है भैया, ये क्या करता है, चंपावत में, ठीक है, चंपावत वाले काली कुमाऊं वाले क्षेत्र में चंद रहते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि चंपावत वाले क्षेत्र में ही यहाँ पे चंद लोग रहते हैं। तो भाई इसको उद्यान चंद को जब बड़ा पछतावा होता है अपनी गलती पे, तो ये क्या करता है, ये चंपावत में, जिसे हम काली कुमाऊं भी कहते हैं, ठीक है, काली कुमाऊं जिसे हम कहते थे प्राचीन समय में, तो काली कुमाऊं वाले क्षेत्र में एक मंदिर का निर्माण करवाता उद्यान चंद, जिसे हम वर्तमान में जानते हैं किस नाम से, बालेश्वर मंदिर नाम से। ठीक है, यानी बालेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया, वो करवाया भैया उद्यान चंद ने। क्यों करवाया, क्योंकि जब इसके दादा यानी गरुड़ ज्ञानचंद ने नीलू कठायत को मारा और उसके दोनों बेटों की आंखें फोड़ दी, तो भैया उसमें हाथ था उद्यान
ज्ञानचंद का भी उसमें हाथ था। तो भाई जब समय आया, समय के साथ साथ इसको अकल आई, तो इसे बड़ा पछतावा हुआ अपनी गलती का, बड़ा इसको क्या हुआ यहाँ पे पछतावा हुआ। तो इस वजह से क्या होता भैया, ये यहाँ पे क्या कर देता है, काली कुमाऊं के यानी चंपावत जिसे हम वर्तमान नाम से जानते हैं, वहां पे क्या कर देता है, एक मंदिर का निर्माण करता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, बालेश्वर मंदिर के नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक हो गया। तो भैया ये था हमारा चंद्रवंश का कुछ स्टार्टिंग के हमने यहाँ पे बेसिक डेमो लेक्चर्स हमने देखे थे, जिस समय हमने देखा था कि किस तरीके से चंद्रवंश आया और चंद्रवंश से ठीक पहले कौन सा शासन यहाँ पे चला था, अंतिम राजा कौन था ठीक पहले का, तो किस तरीके से उसको यहाँ पे मारा गया और किस तरीके से चंद्रवंश के सोमचंद ने आके यहाँ पे काली कुमाऊं वाले क्षेत्र में यानी राजबुंगा, चंपावत के राजबुंगा में आके राजबुंगा किला बनवाया और पहली राजधानी आपने उसको स्थापित किया। उसके बाद हमने देखा एक एक करके सभी राजाओं की हमने यहाँ पे चर्चा की, अधिकतम राजाओं की हमने यहाँ पे चर्चा की। इसके बाद लगभग इसमें 40 से, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि लगभग 45 से 50 राजा इसमें हमारे पास चंद्रवंशी राजा होते हैं। ठीक है, तो उसमें हमने कुछ यहाँ पे राजाओं की बात की स्टार्टिंग के, तो और हमने देखा हर एक राजा के बारे में यहाँ पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी यहाँ पे महत्वपूर्ण बातें थी उन सभी बातों की हमने यहाँ पे चर्चा की है। तो यहाँ पे आज का जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने यहाँ पे बात की त्रिलोक चंद्र से आगे। कल वाले में हमने देखा था कि त्रिलोक चंद्र ने क्या किया था कि भैया साम्राज्य विस्तार किया था, पहला ऐसा राजा था जिसने क्या किया, साम्राज्य विस्तार किया। उसके बाद हमने आज स्टार्ट की अपनी कहानी, कहां से, वो की हमने कहां से भैया, थोहर चंद से। ठीक है, कहां से स्टार्ट की, थोहर चंद से, जिसमें मैंने आपको क्या बताया कि भैया जो थोहर चंद है, कुछ इतिहासकारों के अनुसार थोहर चंद को क्या माना जाता है, इस चंद वंश का संस्थापक माना जाता है। लेकिन हमारा आयोग इस बात को नकारता है, इस बात को डिनाई करता है, नहीं मानता इस बात को। लेकिन यहां पे आयोग कहता है भैया कौन है, बीडी पांडे की। ठीक है, पहले दिन मैंने आपको बताया था, 3 थ्योरी बताई थी चंद वंश की स्थापना को लेके, सोमचंद को लेके। तो वहां पे बीडी पांडे की जो थ्योरी है, जो उनकी कल्पना है या फिर जो उनके यहाँ पे थ्योरी है, उसको यहाँ पे आयोग क्या करता है, मानता है। ठीक है, वही ऑथेंटिक ऐसा आयोग कहता है। ठीक है, थोहर चंद के बाद हमने बात की भैया यहाँ पे किसकी, अभय चंद की। ठीक है, किसकी बात की हमने, अभय चंद की। अभय चंद के बारे में मैंने आपसे कहा था, पहले भी बताया था और अभी भी बताया क्या कि भैया बहुत इंपॉर्टेंट बात अभय चंद के बारे में कि क्या, कि पहला ऐसा राजा है जिसके हमें क्या होता है, लिखित साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, पहला ऐसा राजा है जिसके हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त होते हैं, यानी वहां पे इसने कुछ किले बनवाए होंगे, कुछ यहाँ पे लिखवाया होगा ताम्र पत्रों में, उनकी हमें प्राप्ति होती है। यानी पहला ऐसा शासक है जिसकी हमें क्या होती है, लिखित साक्ष्य हमें मिले हुए थे। ठीक है, इसके बाद हमने कहा था इसी के समय में मोहम्मद बिन तुगलक का आक्रमण हुआ था। तीसरी बात हमने कही कि इसका बेटा कौन था, ज्ञानचंद था। ठीक है, तो भैया फिर इसके बाद हमने अगला राजा देखा ज्ञानचंद, जिसको हमने गरुड़ ज्ञानचंद भी कहा था। इसके बारे में हमने देखा क्या कि भैया जब जहां पे काली कुमाऊं वाले क्षेत्र में चंदों की गद्दी में जब ज्ञानचंद बैठा हुआ था, 1374 से लेकर 1416 तक इसका टाइम पीरियड था। तो ठीक एक साल बाद 1300 यहाँ पे 75 पे रोहेलों का बरेली से आक्रमण हो गया, किस पे, गरुड़ ज्ञानचंद पे, ज्ञानचंद पे। ठीक है, रोहेलों ने आक्रमण कर दिया ज्ञानचंद पे, और ज्ञानचंद का एक बहुत शक्तिशाली राजभक्त यहाँ पे था जिसका नाम था नीलू कठायत। नीलू कठायत ने क्या किया भैया, नीलू कठायत ने बड़ी बहादुरी से लड़ा, किससे, रोहेलों से बड़ी बहादुरी से लड़ा। लेकिन भैया यहाँ पे अकेला यहाँ पे पूरी रोहेलों के साथ लड़ पाना संभव नहीं है। लेकिन समय के साथ चंद्रवंशी सेना कमजोर पड़ने लग गई, और कमजोर पड़ने के साथ साथ क्या, ज्ञानचंद यहां से भाग के कहां चला गया, दिल्ली चला गया। और उस समय दिल्ली पे कौन बैठा था, दिल्ली पे बैठा था भैया फिरोज शाह तुगलक। तो भैया फिरोज शाह तुगलक, यानी हमारे पास एक क्वेश्चन यहां से बन जाता है कि फिरोज शाह तुगलक यानी दिल्ली जाने वाला कुमाऊं का प्रथम चंद्रवंशीय शासक कौन था, तो भैया वो कौन था, ज्ञानचंद। ठीक है जी। अब जब ये फिरोज शाह तुगलक के पास गया तो भाई फिरोज शाह तुगलक इसकी मदद करता है, साथ ही साथ इसकी बहादुरी को देख के वो क्या करता है, इसे उपाधि देता है, किसकी, गरुड़ की। ठीक है, इसका नाम अब क्या हो जाता है, गरुड़ ज्ञानचंद हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए जब यहाँ पे पूरा युद्ध समाप्त हो जाता है रोहेलों के साथ, तो भैया ज्ञानचंद बड़ा खुश हो जाता है नीलू कठायत से। ठीक है, क्यों, क्योंकि बड़ी बहादुरी से लड़ा हुआ होता है नीलू कठायत। तो भाई नीलू कठायत को यहाँ पे 2 चीजें दी जाती है, पहला उपाधि दी जाती है कुमैया खिल्लत की,
दूसरा यहाँ पे दिया जाता है क्या, रौत भूमि। और रौत भूमि मैंने आपसे कहा क्या होता है भैया, यहाँ पे दान वीरता के लिए, जो हम युद्ध में वीरता के लिए दी जाने वाली भूमि को हम रौत भूमि कहते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया क्या कि भाई यहाँ पे एक मित्र था ज्ञानचंद का, जिसका नाम था कसम लेखी। तो भैया बड़ा अच्छा मित्र था ज्ञानचंद का। तो कसम लेखी को भैया ये बात हजम नहीं हुई कि भाई उसके रहते रहते यहाँ पे राजभक्त नीलू कठायत को क्या दे दी गई है, रौत भूमि दे दी गई है। उसके रहते रहते यहाँ पे उपाधि दे दी गई है नीलू कठायत को। तो भाई यहाँ पे क्या हुआ भाई, दिक्कत होने लगी। किसको दिक्कत होने लगी, कसम लेखी को। तो कसम लेखी क्या कर देता, आक्रमण कर देता है किसके ऊपर, नीलू कठायत के ऊपर। और नीलू कठायत जैसा कि मैंने आपको बताया भैया यहाँ पे राजभक्त होने के साथ साथ काफी अच्छा योद्धा भी था। तो भाई योद्धा होने के साथ साथ नीलू कठायत मार देता है कसम लेखी को। और जब पता चलता है ज्ञानचंद को कि भैया उसके सेनापति नीलू कठायत ने यहाँ पे मार दिया है, किसको मार दिया भैया, कसम लेखी को, तो भैया ये बात उसको बड़ा क्रोधित करती है और बड़ा गुस्सा आता है ज्ञानचंद को। तो यहाँ पे जो ज्ञानचंद वो क्या कर देता है, भरी सभा में नीलू कठायत का गला कटवा देता है और इसके जो दोनों बेटे होते हैं उसकी कर देता है, आंखें फोड़वा देता है, ठीक है। उसके दोनों बेटों की आंखें फोड़ देता है। कौन, ज्ञानचंद, ठीक हो गया जी। उसके बाद हमने कहा अगला राजा हमने देखा यहाँ पे हरिचंद। हरिचंद के बारे में हमने कहा भैया पहली बात ये क्या था, ज्ञानचंद का बेटा था। दूसरी बात हमने कहा ये मात्र 1 साल के लिए गद्दी पे बैठा हुआ था, ठीक है। उसके बाद हमने देखा हरिचंद के बाद लास्ट हमने कहा आज का अंतिम राजा हम देख के चलेंगे, जिसमें हमने बात की उद्यानचंद की। उद्यानचंद के बारे में हमने 4 बातें यहाँ पे करके चले। पहला कि भैया ये बेटा है किसका, हरिचंद का। दूसरा हमने कहा ये पोता है किसका, गरुड़ ज्ञानचंद का। तीसरा हमने कहा उद्यानचंद को बहुत ज्यादा पछतावा अपनी गलती का, क्यों, क्योंकि जिस समय गरुड़ ज्ञानचंद ने यहाँ पे नीलू कठायत को मारा और उसके दोनों बेटों की आंखें फोड़ी, तो उस समय हाथ था किसका, उद्यानचंद का। तो भैया ऐसा बड़ा पछतावा होता है। तो अपनी गलती को स्वीकार करने के लिए, पश्चाताप करने के लिए ये चंपावत में यानी काली कुमाऊं वाले क्षेत्र में एक मंदिर का निर्माण करवाता है, जिसको हम वर्तमान समय में जानते हैं किस नाम से, बालेश्वर मंदिर के नाम से, ठीक है। तो ये था हमारा आज का पूरा वीडियो लेक्चर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।